जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का सेकंड चैप्टर यानी मानसिक अभिरुचि जो पार्ट था उसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए जो चैप्टर है दूसरा वो है अपराध नियंत्रण। अब अपराध नियंत्रण जो चैप्टर है उसमें जो शुरू का पोर्शन है उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, जो भी काम की चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू हैं। क्या है इस चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ एक बार, अपराध नियंत्रण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे संशोधन हैं जो आपको क्या करने हैं, कॉपी में नोट करने हैं साथ के साथ। और उन चीज़ों को नोट करते रहना, बाद में एक दो बार उनको रिवाइज कर लेना, वो आपको याद हो जाएंगे। फिर इस चैप्टर के बाद में कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करें। ये टॉपिक है, इस टॉपिक में जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक है भारत में दंड व्यवस्था की उत्पत्ति एवं उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से, शुरू करते हैं इसको। भारत में दंड व्यवस्था की उत्पत्ति जो थी वो ब्रिटिश शासनकाल में ही हो गई थी। ठीक है, उन्होंने हमें गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद उन्होंने हमें नियंत्रित करने के लिए दंड व्यवस्था लागू की। और ये शुरुआत कब हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट को पास कब किया गया था, तो ये 1773 में पास किया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार भारत में न्यायालय स्थापित करने की बात की गई थी। तो सबसे पहले जो न्यायालय स्थापित हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। और कलकत्ता का जो न्यायालय था ना वो काफी बड़ा न्यायालय था और मेन न्यायालय जो था वो कलकत्ता का ही था। मतलब इसी एक्ट के तहत सबसे पहले कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई और इसके बाद वर्ष 1800 में मद्रास और फिर 1823 में बम्बई में न्यायालय की स्थापना हुई। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कलकत्ता का जो न्यायालय था, देखिए जो अवध का पोर्शन था ना, बंगाल वाला जो पोर्शन था, बंगाल जिसमें बिहार उड़ीसा का भी पोर्शन शामिल था, ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा पोर्शन था। तो इन अंग्रेजों को क्या करना था, इस पे ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा कवर करके रखना था। और इस अवध के पोर्शन से यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये गुजरात का पोर्शन है, यहाँ से इसमें क्या था, एक सेकेंड, इसमें क्या था कि ये अवध का जो पोर्शन था इसमें उड़ीसा का भी शामिल था। तो इन्होंने क्या कर रखा था, ये कोलकाता की जो प्रेसिडेंसी बनाई थी, फिर इन्होंने यहाँ पे मुंबई में प्रेसिडेंसी बनाई और मद्रास में बनाई। क्यों, इनको ये भी पोर्शन देखने थे, है ना। तो हुआ एक्चुअली ये कि ये मेन जो न्यायालय बनाया था इन्होंने कलकत्ता में बनाया था, बनाया इन्होंने मुंबई मद्रास में था, लेकिन यहाँ से सारी रिपोर्ट कहाँ जाती थी, सारी रिपोर्ट यहाँ कलकत्ता में ही जाती थी एंड में। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए हुआ क्या इसमें कि 3 न्यायालय बना दिए गए 1800 में। ठीक है, वर्ष 1781 में पारित एक अन्य कानून के तहत देश के विभिन्न प्रांतों के लिए प्रांतीय न्यायालयों की भी स्थापना की गई। अच्छा, अब तक तो केवल क्या हुआ था कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी यहाँ पर न्यायालय बनाए गए, लेकिन उन्हें लगा कि अभी नियंत्रित नहीं हो पा रही चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, प्रांतों में भी फिर न्यायालय बनाए। प्रांत यानी जैसे राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये राज्य थे, इनके लिए फिर सबके लिए प्रांतों के लिए उन्होंने न्यायालय बनाए। और ये कब बनाए थे, तो मैंने बोला था ना डेट आएंगी, इन डेटों को आपको याद रखना है, वर्ष 1781। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी कानून बनाने की, दंड के लिए कानून बनाने की, वो थी 1773 में। ठीक है, और पहली बार जो न्यायालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता में। तो ये ऐसे प्रश्न देखिए ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो नोट्स बनाना होता है, इनको आप कॉपी में नोट करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसको बोलते हैं जी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म होगी। इन अदालतों का विनियमन की शक्ति तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया। बंगाल, मुंबई, मद्रास में स्थापित न्यायालयों में दीवानी एवं आपराधिक वादों के निपटारे हेतु ब्रिटिश कानून की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था। देखिए जब उन्होंने न्यायालय बनाए तो कानून भी वही बनाएंगे, और कानून बनाएंगे तो कानून की कौन सा दंड देना है उन्हें, कैसे दंड देना है, किसको दंड देना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेजों की ही थी पहले। यानी कानून भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही था, उनकी प्रक्रिया जो थी वो भी ब्रिटिश साम्राज्य की ही थी।
मैंने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा था कि पहले जो दंड दिया जाता था भारतीय लोगों को, जैसे तोप के आगे उनके हाथ बांध कर खड़े कर दिया जाता था और तोप से उन्हें उड़ा दिया जाता था। एक ऐसी मशीन थी जिसमें हाथ को डाला जाता था और उस मशीन को ऐसे घुमाया जाता था हाथ से, और उस हाथ वो जगह जगह से हाथ टूटता हुआ चला जाता था। तो इन्होंने बहुत क्रूर नीति बना रखी थी। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत क्रूरतापूर्वक ऐसी रणनीति बनाई थी जिससे कोई भी भारतीय व्यक्ति जो था उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। तो प्रांतीय न्यायालयों का कार्य सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम, ये सब हम जो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब क्या था, वर्ष आई 1883। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक ऐसा कानून बनाने के लिए कहा जो सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू किया जा सके, वो व्यक्ति भारत के रहने वाले हों या ब्रिटेन के। चलो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आवाज़ उठी, क्रांति 1857 की क्रांति आई और धीरे धीरे आवाज़ उठी, तो क्या हुआ कि अंग्रेजों को थोड़ा सा अपने कानून जो थे नरम करने पड़े। पहले सख्त या कठोर कानून थे। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी हो, चाहे वो ब्रिटेन का रहने वाला हो, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, हम पूरे भारत में एक ऐसा कानून लागू करेंगे जो सब पे लागू होगा। और ये सन कौन सी थी, ये थी 1883। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी न्यायालयों पर एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की जा सके और न्यायिक प्रणाली में एक रूपता आ सके। ठीक है, अब भाई समय बढ़ेगा तो एक रूपता तो इन्हें जबरदस्ती लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी, क्योंकि अब फिर आवाज़ उठने लगी थी ना, लोग खड़े होने लगे थे। ठीक है, तो ये बात 1883 तक हमने पढ़ ली है। देखिए अधिनियम जो होता है ना, कानून जो होता है, पहले कई जगह पेश किया जाता है, उसके बाद फिर वो पास किया जाता है लास्ट में। तो ये सन थी, पहले ऐसे ही काम चलते थे, सालों लग जाते थे एक कानून को पास करने में। ठीक है, एक गवर्नर बदला, फिर दूसरा गवर्नर आया, फिर उसने अपना कामकाज देखा, फिर वो ऐसे करके काफ़ी साल निकल जाती थी। वर्ष 1862 में इस स्वरूप को लागू कर दिया गया। सबसे पहले इस अधिनियम को ब्रिटिश शासन द्वारा सामान्य विनियमों के अधीन लागू किया गया। बाद में इस अधिनियम को विस्तार महानगरों को छोड़कर पूरे भारत में कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने ये अंग्रेज क्या करते थे, पहले है ना छोटी छोटी जगहों पे लागू करते थे किसी चीज़ को, वो चेक करते थे क्या ये सफल हो पाएगी या ना हो पाएगी, और जब लगता था कि ये चीज़ें सफल हो रही हैं तो वो पूरे भारत पर लागू कर देते थे। जैसे उन्होंने गवर्नर से गवर्नर जनरल की पोस्ट लाई, है ना, और गवर्नर जनरल के बाद फिर उन्होंने वो नाम बदलकर उसका कुछ और कर दिया। ठीक है, ऐसे करके वो क्या करते थे, कुछ चेंज करते थे। पहले वो क्या करते, चेक करते थे चीज़ों को, ये जो है वो चल भी रही है चीज़ें या नहीं चल रही हैं। अब फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम में संशोधन 1869 के 8वें अधिनियम द्वारा किया गया। कुछ समय पश्चात उपयुक्त दोनों अधिनियमों के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता 1872 को लागू कर दिया गया। अब यहाँ से आपको एक चीज नोट करनी है कि बताइए दोनों अधिनियम को मिलाकर जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसको लागू कब किया गया था। तो दोनों अधिनियम को मिलाकर दंड प्रक्रिया संहिता 1872 में लागू किया गया था। क्या 1872 में? ये सन इंपोर्टेंट है। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को आप चाहें तो इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो आप नोट कर लीजिए कॉपी में। वैसे मैं कहानी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कहानी की तरह लंबे समय तक चीज़ याद रह सके। वैसे इसमें आएगा क्या, इसमें डेट आएगी, है ना। अब ये पूछ सकता है कि बताइए पहले जो कानून था दंड संहिता प्रक्रिया कानून था कब लागू हुआ था, तो 1773 से शुरू हुआ था। ऐसे ही प्रश्न मोस्टली इसमें पूछे जाएंगे। अच्छा आगे क्या है देखिए, पूर्व में प्रचलित उच्च न्यायालयों की कार्यविधि को नियंत्रित करने वाले अनेक अधिनियम निरस्त करके उनके स्थान पर उच्च न्यायालय अपराध प्रक्रिया अधिनियम को लागू कर दिया गया, जिसमें उच्च न्यायालयों की कार्यविधि को उनके मूल आपराधिक क्षेत्र के प्रयोग में नियमित कर दिया गया। अब क्या किया गया कि जो हाई कोर्ट हुआ करते थे, उच्च न्यायालय हुआ करते थे, वो कैसे काम करेंगे उनको नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियम निरस्त कर दिए गए, है ना, कि भैया ये अपनी मनमानी न करने लग जाए उच्च न्यायालय की जो है ना। तो अंग्रेज चाहते थे कि सब चीज़ें हमारे ही अनुसार चले, सारे अधिनियम हमारे अनुसार चले। तो उन्होंने क्या किया कि न्यायालय की जो कार्यवाही थी वो जिस प्रकार से कार्य करते थे न्यायालय, उनके क्षेत्र को सीमित कर दिया गया, उनको नियमित कर दिया गया कि अब तुम क्या करोगे, इस जैसे कोई लिमिट लगाते हैं ना, वो लिमिट लगा दी गई न्यायालयों के लिए। आज भी सरकार में ऐसा होता है, वैसी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। बस महानगर क्षेत्रों में कार्यरत मजिस्ट्रेटों कि न्यायालयी कार्यविधि को नियमित करने के लिए प्रेसिडेंसी अधिनियम अधिनियमित किया गया। अब देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि वर्ष 1877 की अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1875 के अधिनियम संख्या 10 एवं वर्ष 1872 के अधिनियम संख्या 4 के कई सारे उपबंध एक समान थे।
अतः तीनों अधिनियमों को मिलाकर एक अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता के निर्माण की बात उठी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यह पूछ सकता है कि कौन सी 3 अधिनियम थे जिनको मिलाकर एक बनाया गया। अब इन तीनों को मिलाया क्यों किया? क्योंकि 1872 का जो संख्या थी 10, 1875 की जो अधिनियम संख्या 10 और 1872 की अधिनियम संख्या 4, ये जो तीनों थी, इन तीनों का उपबंध एक जैसा था। उन्होंने सोचा जब तीनों का काम एक जैसा ही है तो क्यों ना तीनों नियम, तीनों कानूनों को मिलाकर एक कानून बना दिया जाए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या किया गया, इसका साकार रूप देने के लिए अधिनियमों को हटाकर उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, उसके स्थान पर वर्ष 1882 का 10वां अधिनियम जारी किया गया। इस अधिनियम ने संपूर्ण भारत में एक समान विधि का स्वरूप प्रचलित कर दिया। वर्ष 1882 की अधिनियम संख्या 19 में जो कमियां रह गई थी उसे भी संशोधित करके दूर कर दिया गया और आगे ऐसे बात बनी। मतलब जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो कैसी आई, वो 3 अधिनियमों को अलग करके 1872 में या 1882 में एक बना दिया गया। और ये जो जब चीज सफल हो गई तो इसको पूरे भारत में क्या चल रही है कि बताइए कैसे कानून बना, मतलब दंड की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है। मैं इसके हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। मेन चीजें हैं वो आपको नोट करनी है, बहुत सारी कहानी दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। समय समय पर इन्होंने क्या बनाए, अधिनियम बनाए, संशोधन किए, फिर अधिनियम बनाए। इसने वर्ष 1955 में किया गया संशोधन अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत था। इस संशोधन ने परीक्षणों में गतिशीलता लाने के लिए विचार से कार्यविधि को और भी आसान बना दिया गया। अब देखिए, जब 1955 में, भाई 1947 में ही देश आज़ाद हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश के लोगों ने 1955 में जो पहले के कानून जो संशोधन थे जो अंग्रेज करके गए थे उसमें हमने थोड़ा विस्तृत क्या किया, संशोधन किया, और इससे क्या हुआ, थोड़ी गतिशीलता आई, ठीक है। मतलब अंग्रेजों के बनाए गए कानून को हमने थोड़ा सा आसान बना दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना की। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आपको डेट याद रखनी है 1955। 1955 बताइए केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1955। केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1955। इस आयोग की स्थापना तक 1898 ईस्वी की संहिता के उपबंध अपरिवर्तित रहे, ठीक है। जब तक ये केंद्रीय विधि आयोग नहीं बन गया तब तक 1898 में जो संहिता थी उसका कोई भी चीज चेंज नहीं की गई थी। विधि आयोग का मुख्य कार्य उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए प्रतिकूल निर्णयों द्वारा जो असंगतता और अस्पष्टता सामने आई थी उसे दूर करने हेतु सुझाव देना था। अब पूछेंगे केंद्रीय विधि आयोग क्यों बनाया गया था, तो जो भी हाई कोर्ट अपने आदेश देते थे, अगर 2 हाई कोर्टों के बीच में असंगतता आ गई, अस्पष्टता आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उनके जो मतभेद हुआ करते थे हाई कोर्ट के, उनके बीच में ये सुझाव देने का काम किया करता था। कौन, केंद्रीय विधि आयोग 1955, जिससे जहां तक संभव हो सके यथासंभव कानून का समीकरण किया जा सके, ठीक है। वर्ष 1969, देखो यहां से मैं आपको बता दूं, ये वर्ष 1969 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये वही है जब हमारे यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई थी। ये वही डेट है जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1969। विधि आयोग ने सरकार के समक्ष संहिता के पुनरीक्षण हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की और विचारों को ध्यान देने वर्ष 12 सरकार ने आयोग से पूर्ण सुझाव देने को कहा। तो सरकार ने आयोग से कहा, जो आयोग बनाया गया था, कि दोबारा सुझाव दीजिए कि भैया क्या करना चाहिए कानून में। जिसके बाद आयोग ने एक विस्तृत सुझाव सरकार को सौंपा, जिस पर गहन चिंतन मंथन करके सरकार ने 12 सितंबर 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता में 125वां संशोधन किया। भैया दोबारा से जब रिपोर्ट सौंपी तो थोड़ा उन्होंने सुझाव विस्तृत दिया होगा, तो चिंतन मंथन हुआ सरकार में, और 12 सितंबर 1973 में क्या हुआ, जो भी दंड प्रक्रिया संहिता पहले थी उसमें संशोधन कर दिया गया, चेंजेस कर दिया गया। लोकसभा द्वारा पारित इस संशोधन को राज्यसभा द्वारा 18 सितंबर 1973 को स्वीकार कर लिया गया। अब जो भी दंड प्रक्रिया संहिता थी, इस कानून को देखो, कानून ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ये राज्यसभा में, लोकसभा में यहाँ से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, साइन वगैरह होंगे, तब जाके कानून बनता है, ठीक है। तो ये विचार विमर्श पहले क्या होता है, रिपोर्ट सौंपी जाती है, फिर सुझाव दिए जाते हैं, तो ये सब प्रक्रिया वही है। इसके पश्चात 24 जनवरी 1976 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। अब देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि जो दंड संहिता जो थी
जो इसमें संशोधन किया गया था 125वां, उसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो आप याद रखें 24 जनवरी 1974 में। कब? अच्छा, ये जो नई संहिता बनाई गई थी, नई दंड संहिता जो बनाई गई थी 1976 में, जिसको लागू कर दिया गया, इसकी विशेषता क्या क्या थी? क्या क्या को जहां तक हो सके कम किया जाए। मतलब अगर कोई अपराध हुआ है उसकी जांच शीघ्र से शीघ्र की जाए, उसमें देरी न की जाए, कम से कम देरी की जाए। दूसरा विशेषता क्या थी? उन्होंने जब संशोधन किया, नया कानून बनाया तो कुछ चेंजेस किए। अब अंग्रेजों का कानून चलता आ रहा था तो उन्होंने उसको आसान बनाया। ठीक है, उसमें क्या किया गया कि न्याय प्रक्रिया की जो जटिलता थी उसको दूर कर उसे सरल बनाया जाएगा, जिससे कि समाज का निर्धन व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सके। आज भी देश आज़ाद हो गया, 2023 चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो नियम है वो आज भी लागू है हमारे देश में। मतलब लागू तो है लेकिन ये सही तरह से प्रक्रिया इसकी चल नहीं पाती है। बहुत से ऐसे निर्धन व्यक्ति हैं उनको अभी भी न्याय नहीं मिलता है। अब ये पता नहीं, कानून में इन्होंने बना तो दिया कानून, लेकिन पता नहीं ये लागू क्यों नहीं हो पाते हैं। इस संहिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त कर दिया गया। न्यायपालिका अपना न्याय का काम करेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। कार्यपालिका अपना कार्यपालिका, जैसे ये राष्ट्र प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट हैं वगैरह है, न्यायालय, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी बिल्कुल भी। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा 60 दिनों के भीतर पत्र दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। कोई अपराधी पकड़ लिया और पुलिस को 60 दिनों के भीतर आरोपित पत्र दाखिल करना होगा कि इसको क्यों पकड़ा गया है, इसकी मतलब इसकी गलती क्या है। ऐसा नहीं होता है। अगर पुलिस ऐसा करने में असमर्थ होती है तो वो जमानत पर कौन कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा अपराध के मामले में सुनाई गई कैद की समयावधि में से उस अवधि को घटा दिया जाएगा जो अभियुक्त ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान कारावास में बिताया है। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी को 10 साल की सज़ा मिली। ठीक है, अब 10 साल की किसी को सज़ा मिली और उसने मान के चलो पहले ही मतलब उसका दोष जो सिद्ध नहीं हुआ था उससे पहले ही उसको कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते 2 साल हो गए, और 2 साल से वो क्या कर रहा है, वो सज़ा काट रहा है। 2 साल हो गए उसको सज़ा काटते काटते, तो वो उसे अब आगे 8 साल की ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब न्याय मतलब 10 साल 2 साल से उसको सज़ा मिलने में लग गई फिर वहाँ से फिर 10 साल काटेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब सज़ा सुनाई जाएगी तो उसने पहले जितनी भी जेल काटी है उसको घटा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जिसे वारंट के आधार पर या बिना वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत किया जाएगा। देखो ये चीज़ें आपको ही पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर तुम्हें किसी वारंट से या बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे ना तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा पुलिस को कि क्यों तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या विशेषता थी इस कानून की कि गवाहों को परेशानी से बचाने के लिए उन्हें डाक से सम्मन भेजा जाएगा तथा छोटे मोटे मामलों में अभियुक्त व्यक्ति को डाक द्वारा अभिवचन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर गवाह है, जैसे मैं गवाह बना किसी का, तो हो सकता है कि जो अपराधी हैं मुझे परेशान करें, तो उन्होंने बोला था कि तुम अपनी जो भी गवाही है उसे डाक से भी भेज सकते हैं, डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। धारा 154 के तहत अब लिखित किए जाने वाली FIR की एक प्रति उसे दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी। मतलब अगर तुम FIR करने जा रहे हो कहीं पे किसी के खिलाफ, तो जो भी तुमने FIR दर्ज कराई है उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आपको मिलेगी। यदि ऐसा तत्काल संभव न हो तो उसे डाक द्वारा ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे मतलब तो तत्काल इसी काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये सूचना जो है पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। इस अधिनियम में जमानत संबंधी नियमों को सरल बनाया गया है, तभी तो आजकल सभी को जमानत मिल ही जाती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने वाले स्थान के सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब मान के चलो कि ये एक जिला है, ये एक जिला है। अब यहाँ की पुलिस ने यहाँ का व्यक्ति जो था वो गिरफ्तार कर लिया, तो करना क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने वाले स्थान के सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। जो भी दोनों जिलों के नज़दीक में मजिस्ट्रेट होगा, इसके हो या इसके हो नज़दीक, वहाँ उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। ठीक है, ये सब चेंजेस किए गए थे। अभियुक्त को अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्षेत्राधिकारी से बाहर ये तो मैंने आपको बता दिया। गवाहों को पुलिस द्वारा गवाही हेतु बुलाने पर
सरकार द्वारा उन्हें यात्रा और अन्य व्यय दिया जाएगा। ये तो आपको समझ में आई क्या होगा कि होगा क्या, जैसे मैं गवाह हूँ और मुझे कहीं जाना है गवाही देने, तो उसका जो भी यात्रा का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, वो सब किसको देना होगा? पुलिस को देना होगा। ठीक है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों की शक्तियों में कमी की गई। अब उन्हें केवल धारा 107, 133, 144, 145, 151 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। जो भी इन धाराओं में शक्तियां इस कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को दी गई हैं, केवल ये इन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे। बाकी शक्तियों का क्या कह दिया गया? बाकी शक्तियों को इनको हटा दिया गया, कमी कर दी गई उसमें। कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये धारा आपको लिख लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का स्थान समाप्त किया गया। ठीक है, गवाहों के औपचारिक रूप से मौखिक परीक्षण का समान करने के साथ साथ बार बार स्थगन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष से दूर पक्ष को व्यय का भुगतान कराने का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब यह है कहने का कि अगर कोई बार बार सुनवाई को बार बार टाल रहा है, आगे बढ़वा रहा है ना, आवेदन करने वाले पक्ष से दूसरे पक्ष को खर्चे का भुगतान कराने का, मतलब अब दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये रहा, एक दोनों में लड़ाई हो गई है इन पक्षों में। ठीक है, अब ये इस वाले पक्ष की मान चलो गलती है, तो ये क्या करेगा? ये बार बार क्या करेगा? स्थगित करेगा मामले को। लेकिन ये आदमी तो फिजूल में परेशान होगा, ये न्यायालय बार बार जाएगा, तो ये ज़्यादा बार बार अगर स्थगन करवाएगा तो इसकी आने जाने का खर्चा किसको देना पड़ेगा? इसको इसे देना पड़ेगा। ठीक है, गलती वाली को। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दंड आदेश पारित करने के पूर्व उस दंड के संबंध में अभियुक्त की आपत्तियों पर विचार किए जाने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दंड आदेश पारित करने से पूर्व, मतलब जो भी दंड उसे दिया जाना है, उस आदेश को सुनाने से पहले एक बार सोच विचार और किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो दंड प्रक्रिया संहिता लेटेस्ट जो आई थी उसमें संशोधन किया गया, उसे सरल बनाया गया। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, आपको केवल इतना पता चला होगा कि एक ओवरव्यू पता चला होगा कि ये चैप्टर है क्या, इसमें बताया क्या गया है, ये किससे रिलेटेड है, इसमें कौन कौन सी डेट में संशोधन हुए हैं, पहले किसकी दंड संहिता थी, दंड संहिता होता क्या है, अब क्या है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या क्या है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सरल सरल बनेंगे। कैसे सरल सरल प्रश्न बनेंगे? जैसे पूछा जाएगा, बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया बिना वारंट के, तो आपको कितने दिनों के भीतर उसे न्यायालय में ले जाना होगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आंसर भी बताया था इसमें, देखिए इसमें दे रखा है 60 दिनों में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बताइए कार्यपालिका की और न्यायपालिका पृथक हैं या एक ही हैं? ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास कौन से आपको मुकदमे ले जाने हैं, पुलिस अधीक्षक के पास कौन से लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़े आसान आसान प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। इस चैप्टर को में अभी एक पार्ट और लगेगा, थ्योरी का ही है। तो थ्योरी का पोर्शन तो ऐसा ही होता है, तो उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो नोट कर लेनी है, बाकी उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जो दंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो समझाऊँगा। उसके बाद इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए, मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इतने कम टाइम में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने का। टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, तो इस वजह से जल्दी जल्दी में ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। लेकिन आप एक काम भी कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।